हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 4th नंबर का यहाँ पर आज हमारा प्रैक्टिस सेट है। मैथ्स का, रीजनिंग का भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैथ्स का भी चल रहा है। तो जल्दी से आप अपने प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर अटेम्प्ट करिए, इन प्रैक्टिस सेट को, और देखिए आप कहाँ पर है, कितने सेकंड में कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टाइम के साथ मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको सभी को यही देखना है कि आपने जो स्कोर है आप किस टॉपिक में ज़्यादा कर पाते हैं, किस टॉपिक को आप टाइम से आप कर पाते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन को। तो यही आपको इसमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए पहले सेशन को। तो यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सेम इस टाइप का प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कराया था कि कैसे हम जल्दी इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। मात्र 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए। तो चलिए इस प्रश्न के लिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, क्या हमें यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है ए और बी। प्रश्न क्या है, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अकेला बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब ए प्लस बी दिया है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ए प्लस बी क्या दिया है यहाँ पर 6 और खाली ए क्या दिया है यहाँ पर 12। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 12। तो देखिए आप अगर टोटल वर्क हमारा 12 है तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2। अगर टोटल वर्क 12 है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा जब ए और बी मिलकर क्या कर रहे हैं 2 काम और ए अकेला 1 काम कर रहा है। तो जो बचा हुआ 1 काम है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बचा हुआ जो 1 काम है वो बी कर रहा है। अब देखिए जब टोटल वर्क हमारा कितना है 12, तो एक दिन का काम अगर 1 है तो टोटल काम मतलब कंप्लीट कितने दिनों में होगा 12 दिन में वो काम जो है कंप्लीट करेगा बी अकेला। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी गुना डेज है ना। तो यहाँ पर हमें डेज निकालना है। टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी यहाँ पर बी की 1 आई और डेज यहाँ पर यानी दिन कितने आए निकल कर 12 दिन। तो कितने दिनों में वो पूरा करेगा 12 दिन में बी जो है अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताऊंगी पूरा इसका बेसिक, इसी क्वेश्चन में आपको पूरा बेसिक समझा दूंगी मैं। अब देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी है, उसकी जो न्यूनतम गति है वो धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की जो गति है वो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी। धारा की विपरीत दिशा में बताना है आदमी की गति कितनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 आपके जो शब्द है वो यूज होते हैं। एक तो होती है नाव की चाल, एक होती है धारा की चाल, ठीक है। एक नाव की चाल, एक धारा की चाल। नाव की चाल सपोज कीजिए x है तो धारा की चाल y है। और नाव की चाल धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में धारा की दिशा में कितनी होगी, धारा की दिशा में होगी x +
प्लस वाई, और नाव की जो चाल है वो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितनी होगी? धारा की विपरीत दिशा में होगी x माइनस वाई, है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यही चार टर्म्स का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके नाव और धारा के। यहाँ पर क्या दिया है, न्यूनतम एक आदमी है, उसकी जो गति है धारा की दिशा में 21 किलोमीटर है। अब देखिए धारा की दिशा में यानी 21 क्या है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। लेकिन यहाँ पर धारा की गति आपको दी गई है, क्या दिया गया है, धारा की गति हमने यहाँ क्या मानी थी, y। तो यहाँ पर देखिए y हमें दिया गया है, तो यहाँ पर x यानी धारा की, नाव की जो चाल है वो कितनी आई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें क्या बताना है, धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की चाल। अब देखिए आदमी की चाल धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, देखिए x की वैल्यू क्या है 17 और y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर है यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आ गया आपका नाव और ये जो आपका नाव और धारा का है, बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है वो पूरा इन्हीं चार चीज़ों पर बेस्ड होता है, और इसमें भी यही हमसे पूछा है, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे सॉल्व होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का भी बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं बिना भाग दिए, बिना भाग दिए। बताइए जल्दी से। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, क्या बताना है, कौन सा अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखिए यहाँ पर सभी में चार संख्या कौन कौन सी है, 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2, सभी में यही चार संख्याएं है ना। अब देखिए अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1 और इसका भी 1 है। इन दोनों का डिफरेंस अंश और हर का जो अंतर है वो कितना है 1। अगर सभी संख्याओं में अंतर समान है, अगर सभी संख्याओं में जो अंतर है वो समान है, तो जिसका अंश छोटा वो संख्या बड़ी, छोटी जो जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी, और जिसका हर बड़ा वो संख्या बड़ी, सॉरी जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। जैसे अब देखिए यहाँ अंश की बात कीजिए, यहाँ पर 1 है, 4 है, 3 है, 2, तो 1 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी संख्या होगी, उससे बड़ा क्या है 2, ये 2/3 उससे बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 3/4, ये उससे बड़ी, और 4/5 ये सबसे बड़ी इन चारों में। तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, अगर डिफरेंस समान है अंश और हर का। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 होता सभी में तो भी यही रूल फॉलो होता है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हमें किस में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, तो यानी 4/5 से कौन कौन सी संख्या स्टार्ट हो रही है, ए और बी नहीं हो रही है। उसके बाद क्या आएगा 3/4, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। 4/5 सबसे बड़ा, 3/4, फिर 2/3 और लास्ट में 1/2, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है ये वो क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ए, बी तथा सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जाती है।
सी को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए जो 376 करोड़ है ये ए बी सी तीनों का है ना, ए बी सी तीनों का। तो यानी ए का कितना है 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/5। अगर ये तीनों के बराबर है तो हमें किसका निकालना है, सी का, यानी 1/5 का आंसर यहाँ पर निकालना है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 60 हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए 20 + 15 + 12 गुणा 1/5। तो देखिए 376 बटे, यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 57। क्या आएगा देखिए यहाँ पर 47 गुणा 60 गुणा 1/5, ये किससे कट जाएगा 12 से। और 47 देखिए यहाँ पर किससे कटेगा, 47 की अगर हम बात करें तो ये आपका कट जाएगा पूरा। देखिए 7 है, 7 के पहाड़े में लास्ट में 6, 7 × 8 = 56 है ना। तो ये लास्ट में 6 है, 7 × 8 = 56, 8 × 32 और 5 = 76। तो यानी ये 8 बार कट रहा है। तो देखिए 12 बार कटा, 12 × 8 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 8 क्या होता है 96, यानी 96 करोड़ रुपीस किसको मिलेंगे, सी को। कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 96 करोड़ रुपीस प्राप्त होंगे। यानी ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। जल्दी से बताइए क्या प्रश्न का उत्तर है। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं जो उत्तर है वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। क्या बताना है, ब्याज की जो वार्षिक प्रभावी दर है वो कितनी होगी। अब देखिए 12% की दर से साधारण ब्याज जो है प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है। ये जो 12% है ये क्या होगा साल का। तो यानी साल का अगर 12% है तो 6 महीने का कितना होगा 6%। तो पहले 6 महीने में कितना प्रतिशत का ब्याज मिला, 6 रुपए का ब्याज मिला ना। पहले कितने रुपए का ब्याज मिला, 6 रुपए का। और लास्ट देखिए अगले 6 महीने में ये उसी में मूलधन में जोड़ दिया। अगले 6 महीने में क्या किया, मूलधन में ही जोड़ दिया ताकि इस पर भी ब्याज लगे। यानी ये सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड ये करोगे तो कितने रुपए ब्याज आया, 6.36 रुपए। अब एक बात देखिए, पहले 6 महीने में 6 रुपए आया, अगले 6 महीने में 6.36 यानी 12.36 रुपए का आपका ब्याज आया है ना। और ये किस पे आया, 100 रुपए पे। हम इसकी मूलधन पे गणना करते हैं यानी 12.36%। क्या आंसर होगा 12.36%, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर ये जो 12% दिया गया है ये वार्षिक है। क्या है, ये वार्षिक है और प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ दी जाती है वो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पहले 6 महीने में 6 रुपए का ब्याज मिला 100 रुपए पर। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12% है ना 100। देखिए 12% क्या है साल का, तो 6 महीने का ब्याज हमसे पूछा गया है तो वही 6% हमारा यहाँ पर आ गया। 12 रुपये पूरे साल का होता है तो 6 रुपये आज 6 महीने का हुआ ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 12.36% सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। अभी इस प्रश्न को बताने वाली हूँ कैसे आप बिना फैक्टर निकाले, बिना कैलकुलेशन करे कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है, यदि x² + 17x + 72 = 0 हो
तो x का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या बताना है, x का मान कितना होगा। हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, x² प्लस 17x प्लस 72, है ना। अब देखिए जब हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, अब देखिए आपको पता है दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिन्हें गुणा करने पर 72 आए और प्लस करने पर क्या आए, 17 आए। अब देखिए ऐसी कौन सी है, 8 और 9, 8 9 72 और दोनों को प्लस करोगे तो 17, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया दो संख्याएं कौन सी हैं, 8 है और 9 है, लेकिन प्लस की है माइनस की है, हम कैसे बताएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपकी संख्या होती है, अब देखिए यहाँ पर 72 कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, मतलब या तो दोनों माइनस की होंगी या दोनों ही प्लस की होंगी, तभी हमारा गुणा करके प्लस में आ सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब देखिए जब हमारा प्लस में आ रहा है, दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, तो जब आप प्लस यहाँ पर वैसे नॉर्मली क्या साइन आता है, माइनस का साइन आता है। आप जब इक्वेशन बनाते हैं यहाँ माइनस लगाते हैं ना, a प्लस बी, फिर यहाँ पर प्लस a गुणा b, है ना, यही लगाते हैं ना। तो अगर यहाँ पर प्लस की दोनों संख्याएं होती तो क्या था, -17, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, प्लस के 17, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, माइनस की होंगी, है ना। दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तभी प्लस आएगा, तो यानी आंसर क्या होगा, -8 और -9, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। अब देखिए क्या दिया गया है, जब आप मार्केट जाते हो ना, बाय 3 गेट 1 फ्री ऐसा ऑफर आपको मिलता है, वही प्रश्न पे ये उत्तर है, उसी पर बेस्ड ये प्रश्न है। 3 जीन्स यानी पतलून 1000 रुपए में बेची गई, 3 जीन्स जो है वो 1000 रुपए की 3 बेची गई, इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, मतलब 3 तो उसने खरीदी और सेल लगी हुई थी तो उसको 1 फ्री में मिल गई, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा, हमें क्या बताना है, छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए एक जींस की अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, एक जींस की कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो 1000/3 होगा, यही तो हमें फ्री मिली है, यही तो हमें फ्री मिली है। इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो फ्री मिली है उसकी क्या है, 1000/3 होगी, क्या होगी 1000/3। ये क्या है हमारा, ये हमें मिला है डिस्काउंट, यही तो हमें डिस्काउंट मिला है। और कॉस्ट प्राइस क्या है, 1000 रुपये। 3 जींस का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1000 रुपये, 1000 रुपये। और प्रतिशत हम निकालेंगे तो 100 से गुणा करके निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 100/3%, यानी 33.3%। आपको समझ आया होगा आई होप। यहाँ पर देखिए 3 जींस पर 1 जींस फ्री मिल रही थी और 1 जींस की कॉस्ट प्राइस क्या है, 1000/3। ये क्या हो गया, सपोज कीजिए 1 जींस का क्या है, 1 जींस आपको डिस्काउंट में मिल रही है, कितनी जींस खरीदने पर, 3 जींस खरीदने पर, और गुणा 100। 1 जींस का प्राइस क्या है, 1000/3 और 3 जींस का प्राइस क्या है, 1000। तो आप इसका यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, क्या होगा 33.3% हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आई होप आप सभी का भी ऑप्शन डी आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा, समय शुरू हो चुका है प्रश्न के लिए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या है। 5 सेकंड आपके पास बचे हैं।
चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं क्या है प्रश्न यहाँ पर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। उनका योगफल हमें बताना है। संख्याओं का योगफल क्या होगा? सपोज कीजिए, माना संख्याएं कितनी है, हमने क्या माना, संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 2x है और एक 3x है। अब आपको पता है एलसीएम क्या होता है, इन संख्याओं का एलसीएम, दोनों में क्या कॉमन है, x, तो उसको एक बार लिख लेते हैं, बची हुई संख्याएं लिख लेते हैं, वो क्या है 78। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो यहाँ पर संख्याएं क्या है, 13 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 26, 13 की हम 3 से गुणा करेंगे तो 39। तो यहाँ पर संख्याओं का योग क्या रहा है, 65। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 39, तो इनका योग 65, यानी ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में करा चुकी हूँ, सारी वीडियोस देख लीजिए, उसमें हर में अलग अलग टाइप के अप्रोच बता रखी है, कैसे आप अप्रोच करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं क्या है। 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए 30 जो पुरुष हैं 80 दिनों में कर रहे हैं और 20 जो पुरुष हैं उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था पर्सन 1 और डे 1, और यहाँ पर घंटे अगर आपको दिए रहे और ये वर्क है ना, यही आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया था। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। P1 क्या है, 30 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, 80 दिनों में एक काम को, ठीक है, कितना काम है, एक। अब देखिए 20 पुरुष उसी काम को उससे दुगने काम को, यहाँ पर दुगना काम दिया गया है, कितने दिनों में करेंगे। तो इसका हम आंसर x में निकालें तो क्या होगा, x की वैल्यू 240, तो कितने दिनों में यहाँ पर करेंगे, 240 दिनों में करेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। मात्र 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, एक समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो क्या है 4 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना। समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर हमारा ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर भुजा आपकी कितनी दी गई है 4, यानी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा, 4√3 यूनिट स्क्वायर। 4√3 यूनिट स्क्वायर यहाँ पर आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है, 4√3 वर्ग यूनिट यहाँ पर सही उत्तर है। आई होप आप सभी को ये जो प्रश्न है ये पसंद आए होंगे। ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आप सभी जो सेट हैं उनको देखिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी की आपकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, एप्लीकेशन स्टेटस आपका आ चुका है, आ जाएगा 21 तारीख से आप देख सकते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के भी कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।